यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून जिसके आने से इंडिया के हर एक रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदमी हो या औरत सब पे इक्वल लॉज लगेंगे। इंडिया में कई सारे लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हर एक रिलीजन के ऊपर इक्वली लगते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। बट इस यूनिफॉर्मिटी का एक एक्सेप्शन है हमारे पर्सनल लॉज, जो रिलीजन टू रिलीजन वैरी करते हैं। ये पर्सनल लॉज अलग अलग रिलीजन के कस्टम्स के अकॉर्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस जैसे मैटर्स को गवर्न करते हैं। यूसीसी के आ जाने से इन मैटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने से पहले जानते हैं इंडिया में यूसीसी का क्या बैकग्राउंड रहा है। शुरू करते हैं पर्सनल लॉ की हिस्ट्री से। इंडिया में हिंदूज़ के लॉ दिए थे शास्त्रों में, जिनका इंटरप्रिटेशन करते थे ब्राह्मण्स, और मुस्लिम लॉ दिए थे शरिया लॉ में, जिनका इंटरप्रिटेशन करते थे काजी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने अपने कमर्शियल और क्रिमिनल लॉ तो बना लिए, लेकिन अभी भी सिविल लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए ब्राह्मण्स और काजीज़ को बुलाया जाता था। 1835 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज को कोडिफाई करना शुरू कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कई सारे रिलीजियस लॉज भी कोडिफाई हुए, जैसे हमारे हिंदू वीडियो मैरिज एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन अलग अलग पर्सनल लॉज को हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तो यूसीसी को लाने का प्लान किया गया। ड्राफ्ट में यूसीसी था आर्टिकल 35 में, मगर कई सारे मेंबर्स इस बात के ऑपोजिशन में थे। मोहम्मद अली बेग ने आर्टिकल में ये प्रोवाइजो ऐड करने को कहा कि यूसीसी केवल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैटर्स को गवर्न करेगा, ना कि वो मैटर्स जो पर्सनल लॉ रेगुलेट करते हैं। वहीं मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये प्रोवाइजो ऐड करने को कहा कि किसी भी ग्रुप, सेक्शन या कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑब्लाइज नहीं होंगे अपने ओन पर्सनल लॉ गिव अप करने के लिए अगर उनका एक है। कुछ मेंबर्स का कहना था कि यूसीसी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो वहीं कुछ का कहना था कि यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट है। ये डिसाइड करने के लिए एक सब कमेटी विच वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर्म हुई। वोटिंग के बाद 5:4 की मेजॉरिटी से ये डिसाइड हुआ कि यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त ये कहा कि भले ही यूसीसी डिज़ायरेबल है, लेकिन वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक नेशन प्रिपेयर नहीं है उसे सोशली एक्सेप्ट करने के लिए। फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी का आर्टिकल है, उसमें यूसीसी को रखा गया। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यूसीसी इन दिनों एक मच डिबेटेड टॉपिक है, तो देखते हैं इसका अलग अलग रिलीजन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ हमें ये पता चलेगा कि हाउ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड इम्पैक्ट डिफरेंट रिलीजन्स। जैसे कि हमें पता है इंडिया में सिविल लॉज हैं, मैरिज के, डाइवोर्स के, अडॉप्शन के, ये सारी चीज़ों के अलग अलग कम्युनिटीज़ के पास अलग अलग लॉज हैं। तो जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस होगा वो इन सब में बहुत सारे बदलाव लाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारे कम्युनिटीज़ को एक ही कोड के साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हर कम्युनिटी में ऐसा क्या चेंज आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज। तो हिंदू मैरिज प्राइमरीली गवर्न की जाती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो कि कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होंगे। वैसे ही सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 और सेक्शन 7 ये कहता है कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो ओवरराइड करेंगे हिंदू मैरिज के प्रोविजंस को। तो ये यूसीसी आने के बाद हो सकता है ये एक्सेप्शंस को रिपील कर दिया जाए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी एक ही कोड के साथ जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है सबके लिए एक लॉज। तो किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए कोई भी एक्सेप्शंस नहीं रह जाएंगे, जैसे कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दिए हैं। तो सबसे पहले सक्सेशन जो बताता है कि प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा, कौन प्राइमरी एयर होगा, कौन सेकेंडरी एयर होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुताबिक द हस्बैंड्स फैमिली मेम्बर्स आर रिकग्नाइज्ड एज प्राइमरी एयर्स and the deceased wife and her parents are considered as secondary heirs। तो ये जो एक्ट है ये डिस्टिंक्शन बनाता है प्राइमरी एयर्स में, सेकेंडरी एयर्स में, और ये भी बताता है कौन सी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड होती है और कौन सी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। और जो ग्रैंड चाइल्ड है वो
वो सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सक्सीड कर सकता है, ना कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। अ ग्रैंड चाइल्ड हैज़ अ बर्थ राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बट नॉट ओवर ग्रैंड पेरेंट्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, who can be considered as legal heirs, and how property is acquired under the Succession Act may be changed to bring about uniformity। तो क्या होता है कि जो ये सक्सेशन के लिए जो लॉज अभी हैं ये चेंज किए जा सकते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। द हिंदू लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस क्लैरिफाई दैट फुल ब्लड रिलेशंस आर प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड रिलेशंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जो फुल ब्लड रिलेशंस हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी हाफ ब्लड रिलेशन से ऊपर। और इसके अलावा इट ऑल्सो गिव्स अ लिस्ट ऑफ पीपल दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटिंग अ प्रॉपर्टी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। मतलब कि एक ऐसी लिस्ट है जो कुछ लोगों को एक्सक्लूड करती है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से। ये सारा कुछ बदल सकता है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। So next is the Muslim community. So according to the Sharia law, it is the only law which can guide the Islamic people for conducting their marriage, divorce and maintenance. And if UCC comes in, the minimum age of the marriage and also the laws which are related to Sharia such as polygamy would be abolished. So the first change could be seen in the terms of adoption. So at present a Muslim can't adopt a child but he can become a kafil। मतलब Muslims कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस दे सकते हैं। तो यूसीसी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये चीज़ चेंज हो सकती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ एज ऑफ मैरिज। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा, सबके लिए एज ऑफ मैरिज सिमिलर कर दी जाएगी। तो मुस्लिम लॉ में या फिर शरिया लॉ में जो एज ऑफ मैरिज है वो सिमिलर नहीं है अदर कम्युनिटीज़ से, तो उसको यूनिफॉर्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ पॉलीगैमी। सो अंडर मुस्लिम लॉ men have a right to contractually enter into 4 marriages, so this would come to an end. So the last change under the Muslim law is divorce and separation। तो इन सब चीज़ के लिए ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, मेन के लिए भी और वेमेन के लिए भी। तो प्रावधान ऐसे लाए जाएंगे जो मेन के लिए वेमेन के लिए दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। सेपरेशन या फिर डाइवोर्स ऐसा होना चाहिए जो दोनों के राइट्स को वायलेट ना करता हो। सो नेक्स्ट इज क्रिश्चियन कम्युनिटी। सो अंडर द कैथलिक लॉ क्रिश्चियन मैरिज इज अ सैक्रेमेंट एंड रिकग्नाइजेज प्रिंसिपल्स ऑफ इनडिसॉल्युबिलिटी, परमानेंसी एंड यूनिटी। सो द फर्स्ट थिंग इज डाइवोर्स। तो क्रिश्चियंस में डाइवोर्स रिकग्नाइज नहीं की जाती है, हाउएवर दे आर अलाउड टू फाइल फॉर डाइवोर्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद डाइवोर्स के लिए एक यूनिफॉर्म रूल लाया जाएगा फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस लॉज। नेक्स्ट थिंग इज सक्सेशन। द सक्सेशन एक्ट 1925 गिव्स क्रिश्चियन मदर्स नो राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर डिसीज्ड किड्स, ऑल सच प्रॉपर्टी इज़ टू बी इनहेरिटेड बाय द फादर। मतलब कि जो क्रिश्चियन वुमेन हैं उनके बेटे के डिसीज़ हो जाने के बाद उसके बच्चों की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का जो राइट है वो सिर्फ फादर के पास है, मदर के पास नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये वाला राइट जो है ये वुमेन को भी मिलेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज सिक्स, मैरिज एंड डाइवोर्स। मैरिज लॉज दैट गवर्न सिक्स आर कवर्ड अंडर द आनंद मैरिज एक्ट ऑफ 1909। देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाइवोर्स अंडर द सिख लॉ। 6 separations are governed by the Hindu Marriage Act, and if UCC introduced the Sikh marriage and registration under the Anand Marriage Act is likely to be subsumed under a common law. So next is Parsis. The first is marriage and divorce. So under the Parsis Marriage and Divorce Act 1936, Parsi women who marries outside the religion loses all rights to Parsi rituals and customs। मतलब कि अगर कोई पारसी वुमेन अपनी रिलीजन से बाहर किसी से शादी कर लेती है तो वो अपने पारसी रिचुअल से और कस्टम से हाथ धो बैठेगी। तो ये जो करंट लॉ है इसको अमेंड कर दिया जाएगा बाय द वे ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो नेक्स्ट थिंग इज अडॉप्शन इन पारसीज। देयर इज़ नो लेजिस्लेशन फॉर अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय पारसीज इन इंडिया। In Parsi community, the only custom that comes close to adoption is to designate a palak। तो पारसी रिलीजन में वैसे तो आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक विडो जो कि चाइल्डलेस है
वो अपने पति की डेथ के 4 दिनों बाद एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन उस बच्चे को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये वाले लॉज अमेंड कर दिए जाएंगे अगर यूसीसी आ गया तो। So last is inheritance in Parsis. If a Parsi woman marries outside her religion, her children are not entitled to inherit the property of a deceased Parsi in states. तो अगर एक पारसी वुमेन अपने रिलीजन से बाहर शादी कर लेती है तो उसके बच्चों को कोई भी इनहेरिटेंस की राइट नहीं मिलेगी। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दिस विल बी अमेंडेड. So this is the end of the video. If you liked it, do like, comment, share and subscribe. Thank you.